वेलकम टू विद्यार्थ। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद 11th मैथ्स। ठीक है, ये हमारा आज का मोटिव है, हमारा आज का सेशन 11th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या सिलेबस होंगे इसमें, है ना, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है, क्या क्या बुक से पढ़नी है आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो अब जैसा कि आप देखेंगे 10th का जो मैथ्स होता है, ठीक है, और 11th के मैथ्स में काफ़ी गैप होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी नई चीज़ें आपको पढ़नी मिलेंगी इस साल। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको इस बार पढ़नी है, ठीक है, फटाक से अपन ब्रीफ में इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास जो सिलेबस होगा वो आपके पास टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट आपका है फंक्शन, जिसको बोलते हैं अपन सेट्स एंड फंक्शन जिसको बोलते हैं। ये जो सेट्स एंड फंक्शन के अंदर आपका पहला जो चैप्टर आता है वो आता है आपका सेट आता है। ठीक है, सेकंड आता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, और थर्ड आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है सबको? हमारे पास पहला जो यूनिट है वो सेट एंड फंक्शन का है, जिसके अंदर हमको 3 चैप्टर पढ़नी है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन और आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि क्या है ये क्या नहीं है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्या क्या नई चीज़ें होंगी, जो चीज़ें आपने कभी नहीं देखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान है, चैप्टर्स काफ़ी ईजी हैं। ठीक है, सेकंड आपका यूनिट आता है आपका यूनिट नंबर जो 2 है, वो बेसिकली आपका क्या है, अलजेब्रा का पोर्शन है। ठीक है, इस अलजेब्रा के पोर्शन में यकीन मानिए आप लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है और क्या क्या चीज़ें नई आने वाली हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो पहला जो चैप्टर है, ठीक है, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ, ये थोड़ा नया है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे थोड़ा सा आप फैमिलियर है क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा आपको इसमें बेस दे देगा इसमें कि कैसे आपको ये चैप्टर स्टार्ट होगा, कैसे क्या क्या होगा इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर चैप्टर आ रहा है आपका लीनियर इन इक्वेशंस। ठीक है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है सभी ने, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, 3 वेरिएबल, ये आप पढ़ते हैं। इसमें आपको इन इक्वेशन पढ़ने हैं बस, और कुछ बात नहीं है। इक्वेशन में होता है इक्वल और इन इक्वेशन में होता है नॉट इक्वल। अब ये नॉट इक्वल के अंदर क्या क्या आता है, लेस, ग्रेटर, ठीक है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेस देन इक्वल और आपका ग्रेटर देन इक्वल, तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है आ रहा है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये बिल्कुल नए हैं परम्यूटेशन। नेक्स्ट आपका चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा नयापन है इसमें काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ये थोड़ा सा आप लोगों ने इसके बारे में प्रीवियस ईयर में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस लास्ट जो 10th 9th वगैरह में पढ़ा होगा आपने। इसमें आपका AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से मेरे ख्याल से पढ़ा होगा सभी ने। इसके अंदर एक और आता है इसके बाद ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स जो हमारे आने वाले हैं, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा सारा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो यूनिट नंबर जो 3 है वो आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल जो आपके पास फिगर्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन। इसका जो पहला चैप्टर है वो आपका है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद है आपका कोनिक सेक्शन, और नेक्स्ट है आपके पास 3D इंट्रोडक्शन टू द। ठीक है, ये दोनों आपके पास 2D हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन में बात करेंगे इसमें। और जो आपका नेक्स्ट ये जो 12th चैप्टर आ रहा है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू 3D। ओके, ठीक है, 3 डायमेंशन से बात करेंगे अपन इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर जो आपका 4 है वो है आपका कैलकुलस। ठीक है, ये बिल्कुल नए हैं, ये सारे के सारे आपके नए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नए हैं आपके, बट घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको इसको नोट करते चलना है अभी। ठीक है, हम आराम से एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके बारे में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है क्लास, ये आप नोट करते रहना है बिल्कुल लगातार मेरे साथ। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो
तो यूनिट नंबर जो 5 है आपका, ये है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसके अंदर भी हमको चैप्टर सेम है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 6 हो गया आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास 2 दिख रहा है आपको, नाम से ही है ना, 2 आपके पास चैप्टर हैं। एक आपका स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिक्स वगैरह आप ऐसे पढ़ते आ रहे हो, 9th-10th में भी आप पढ़े हुए हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एडवांस वर्जन है इसका। ठीक है, तो क्लास क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। 16th आपके पास चैप्टर है 6 यूनिट के अंदर आपके पास, और इनको आपको कवर करनी है। ये सारे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट हम डिस्कस करें, हमको जानना ये जरूरी है कि बुक्स वगैरह क्या क्या होंगे इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सी बुक जो आपको प्रीफर करनी है। ठीक है, तो ये सारे बुक्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बुक के बारे में थोड़ा सा आते हैं हम डिस्कशन में। सबसे पहले अगर हम रेगुलर, अगर जो 11th की जो रेगुलर जो आपके पास जो है, तो उस रेगुलर के अंदर हमारे पास क्या क्या बुक्स लगेंगे। सबसे पहले तो आपको बताइए कि NCERT जो आपको स्कूल में भी आपको प्रीफर कराया जाता है ना, NCERT पार्ट 1 एंड 2 आपके पास आनी है इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास RD शर्मा जो इसका नेक्स्ट लेवल है, ये आपको लेनी है। और लास्ट में आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर के जो आपके बुक्स मिलते हैं आपको अरिहंत के। ठीक है, ये आपको लेनी है। ये रेगुलर के लिए आपके काम आएंगे। NCERT 1 पार्ट 1 एंड 2 RD शर्मा, और उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर बुक के आपके, ठीक है, अरिहंत की बुक आपको लेनी है इसमें। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, अगर हम मेंस लेवल पे अगर जाते हैं तो क्या क्या बुक्स आपको प्रीफर करनी है। ठीक है, तो मेंस लेवल पे हमारे पास सबसे पहली बात तो हमारे इंस्टीट्यूट के खुद के TPP और जो आपके पास बुकलेट्स वगैरह हैं, है ना। ठीक है, हमारे खुद के जो बुकलेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके अलावा जो हमारे पास जो बुकलेट हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा जो आपके रेफरेंस बुक होंगे ए दासगुप्ता। ठीक है, जो आपका बेसिक MCQ के प्रॉब्लम्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका दिनेश खट्टर की बुक आती है। ठीक है, ये ज़रूरत पड़ने पर इसके बाद आपको यूज़ करना है इसको। ठीक है, अगर ए दासगुप्ता आपने सॉल्व कर लिया, आफ्टर दैट आपको दिनेश खट्टर की आप बुक प्रीफर कर सकती हो, अगर आपको लगता है और सॉल्व करना है और भी प्रॉब्लम्स आपको करने हैं तो। ठीक है, ठीक है, इसी में आपके नेक्स्ट आता है आपका, अगर एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो सेम है आपके पास बुकलेट्स, एडवांस लेवल की बुकलेट तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, बुकलेट्स DPP जो भी होगा हमारे पास, ठीक है, वो हम एडवांस लेवल पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट दासगुप्ता की आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो आपके पास एडवांस लेवल की जो बुक आती है, ठीक है, प्रॉब्लम प्लस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये अपन प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास TMH की बुक जो आती है, टाटा मैग्रो हिल की जो बुक आती है। ठीक है, ये एडवांस वर्जन है इसका, ये आपको यूज़ करनी है। ठीक है, क्लास क्लियर है सबको कि बुक्स कैसे कैसे आपको डील करनी है बुक्स के साथ, कि भाई क्या क्या बुक आपको किस किस लेवल में जरूरी होगी। आपकी रेगुलर लेवल पे आपको इस तरीके से NCERT RD शर्मा, ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, कि बुक्स आते हैं अरिहंत के, वो आपको लेनी है। नेक्स्ट आपके पास JEE मेंस के लिए आपको हमारी बुकलेट्स दासगुप्ता के MCQ, दिनेश खट्टर की बुक, और अगर एडवांस में जाते हैं तो हमारी एडवांस लेवल की जो बुकलेट्स मिलेगी आपको। उसके अलावा दासगुप्ता की प्रॉब्लम प्लस और आपका टाटा मैग्रो हिल की एडवांस की बुक, ये आपको, ये इनसे ज़्यादा आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है क्लास, तो इतनी क्लियर हो गई आपको कि भाई हमारे पास जो एक प्लान है वो हमारा ये है कि आपको क्या क्या चैप्टर्स आपको करना है, पढ़ना है। ठीक है, जिनके बारे में हमने सिलेबस अभी आपको दिया है ना, 6 यूनिट में बटा हुआ है टोटल। ठीक है, पहला यूनिट आपका रिलेशन एंड फंक्शन से जुड़ा हुआ है, सारा फंक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने हैं, सेट्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, सेकंड आपका अलजेब्रा पोर्शन काफ़ी बड़ा है आप लोग के इस साल के। ठीक है, अलजेब्रा पोर्शन में आपने कुछ 1-2 चैप्टर जैसे देखे आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बेसिकली आपके थोड़े से फेमिलियर आप इससे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, इसके अलावा लीनियर इन इक्वेशन के बारे में आप समझ सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ वाई आप लीनियर इन इक्वेशन को थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स है वो काफ़ी नए हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए। तो हम लोग आज जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा आपके लिए ईजी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स, क्योंकि बाकी चैप्टर्स काफ़ी नए हैं
तो हम लोग इसीलिए कि आप लोग इसे जल्दी कनेक्ट कर पाए, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कनेक्टेड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्लास हेडिंग डालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम अगर हम बात करें इसके बारे में, तो आपको दिख रहा है कि दो नाम है इसके पीछे में, मतलब इसके से जुड़े हुए दो नाम है, कॉम्प्लेक्स और दूसरा नंबर। तो कहीं ना कहीं हमारे पास नंबर के बारे में ये जो बात बोल रहे हैं, नंबर नंबर बार बार कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मानते हैं बात? ठीक है। तो हम पहले उस पर जाकर के डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा नंबर सिस्टम से कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट होता है, ये कैसे कहाँ से आया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आ गया। हमने तो रियल नंबर पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आ गया। ठीक है, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स, अब ये नंबर की बात तो नंबर सिस्टम से क्लियर हो गया कि भाई पहली बात तो हमको नंबर सिस्टम के का पार्ट है, पहला चीज़ तो ये पता चल रहा है। और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रहा है। दूसरा ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स का जो टर्म है वो जुड़ा हुआ है आपके लाइफ से। जैसे आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अब ये लाइफ कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, आपकी लाइफ में आपके दो फेज आते हैं। ठीक है, लाइफ में भी दो फेज होते हैं, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, सोने के पहले, सोने के बाद इमेजिन करते हैं आप। ठीक है, क्लियर। तो वैसे ही बिल्कुल कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका दो पार्ट से मिलकर बनता है, रियल और आपका इमेजिनरी से। क्लियर बात, समझ में आ रहा है क्लास सबको? जैसा आपको एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया कि आपका सोने से पहले रियल होता है, सोने के बाद क्या होता है आपका इमेजिनरी होता है। बिल्कुल सिंपल कनेक्ट करना है आपको इसको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ जाएगा। अब ये नंबर सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है देखिए जरा। नंबर सिस्टम जब आया तो ये एक्चुअल में दो पार्ट लेकर के आया था, रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ठीक है। अब इसे रियल नंबर के अंदर फिर बाकी सारी चीज़ें आने लग गए। ठीक है, इंटीग्रल नंबर, नेचुरल नंबर और इसके अलावा आपका रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर में मेनली आपके पास अगर देखे जाए तो रियल नंबर जो है आपके दो पार्ट है बेसिकली, है ना। ठीक है, एक आपका आता है रैशनल नंबर, पढ़ा हुआ है सभी ने 10th के अंदर ये सब। ठीक है, ये सब ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्योंकि नंबर सिस्टम से थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसलिए हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं इसमें, है ना। ठीक है, इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर आपके पास ये सब आते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका होल नंबर, इसके बाद आपका इंटीग्रल नंबर और लास्ट में आता है आपका रियल, जो जैसे कि जानते हो आप, है ना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के आपको रियल नंबर देते हैं, मतलब रैशनल भी होंगे, रैशनल के अंदर आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल नंबर सभी मिलते हैं, और इरैशनल में। तो रियल नंबर का मतलब ये है कि जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, बट इमेजिनरी नंबर का हमारे पास एज सच मैथमेटिकल्स में कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। अब ये इमेजिनरी नंबर आया कहाँ से, सवाल ये है सबसे पहले तो कि नंबर सिस्टम में तो हम अब तक के रियल नंबर सुनते आ रहे हैं 10th क्लास तक के, इमेजिनरी नंबर कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में, इसका ओरिजिन जानते हैं थोड़ा सा, क्या हो, कहाँ से आया है इसका, जो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन जानने के लिए हमको, मैं बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा वापस देखते हैं, जो अपन लास्ट 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हम जनरल फार्मूला की अगर बात करें तो जनरल जो इक्वेशन आता है वो कैसा आता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, क्लास क्लियर हो रहा है सबको, याद होगा आप लोगों को सभी को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसा ही दिखता है आपको। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद होगा कि इनकी जो वैल्यूज़ होती थी, इनकी जो रूट्स वगैरह जो निकालते थे आप, जीरोस निकालते थे, है ना। जीरोस या रूट्स निकालने के लिए आप जो फार्मूला यूज़ करते हो, है ना, ये होता है आपका -b ± √2, जिसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं अपन, है ना। ठीक है, सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, b² - 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि b² - 4ac को अपन d बोलते हैं, याद होगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो सारा खेल इसी से शुरू होगा।
आपको मालूम है कि यार यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है, लास्ट 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने इसके पढ़े होंगे कि सॉल्यूशंस वगैरह के कैसे कैसे नेचर होते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें अपन, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपने 3 टाइप्स के नेचर आपने पढ़ा होगा। पहला तो आपका d ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आपके पास ये जो आपने वैल्यू आ रहा है b² - 4ac की, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, रियल वैल्यू मिलेगा आपका, सारा कुछ है ना, सारा कुछ रियल रहेगा, तो रियल वैल्यू मिलेगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट जो रूट्स बोलते हैं अपन इसको, है ना, याद होगा सबको। दूसरा आता है आपका d इक्वल टू 0। अगर इक्वल हो गया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो आपके पास एक ही टाइप के दो, मतलब रूट्स तो 2 होंगे बट वो एक ही जैसे दिखेंगे, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स बोलेंगे। कहानी क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर d लेस देन 0 हो गया तब दिक्कत है हमारे पास। यहाँ पे ये पूरा का पूरा नेगेटिव आ जाएगा। अभी रूट के अंदर जो नेगेटिव होना, ठीक है, तो इसी वजह से आपको बताया भी गया होगा कि जस्ट इसको आपको सब, जब आप 10th क्लास में थे तो आपको ये बताया गया होगा कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। कैसे और क्या होगा अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ये बेसिकली आपको सिर्फ बाहर से बताने का तरीका था कि कैसे कैसे आपके पास 3 नेचर होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो हम यहाँ से ये डिस्कस करेंगे अपन मेन, क्योंकि यही जड़ है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे कनेक्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर हो गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को लाने के पीछे कारण ये था d लेस देन 0 का, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए प्लस, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो थर्ड केसेस है ना, इसको अगर हम डिस्कस करें d लेस देन 0 को, तो आपको पता है कि यार यहाँ पे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a था ये, है ना, जहाँ पर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस √1, कुछ भी माइनस वैल्यू है ना, -d ले लीजिए, चलिए, /2a ये हो रहा है आपके पास, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली ये इमेजिनरी पार्ट यहीं से आया। हमने बोला कि भाई आपको पता है कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव टर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो उसका रूट्स कैसे निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा इसका, बताइए जरा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इसको क्या किया गया कि इसको ये बोला गया, ठीक है, एक पर्सन था, आयोटा नाम का एक पर्सन था, ठीक है, जिसने क्या बोला, आप जो नंबर है उसको आप एज इट इज़ रखिए और एक रूट के अंदर -1 कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। इस √(-1) की जो वैल्यू है, इसी √(-1) को आयोटा से डिनोट किया गया, बोला गया है अब ये वाला जो, जब भी आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव अगर कुछ वैल्यू आया तो ये मतलब मान के चलिए कि इमेजिनरी हो जाएगा, और इसको साइन कौन बताएगा, आयोटा, ठीक है, क्लियर है। इसका साइन कौन बताने वाला है, आयोटा बताने वाला है। बात क्लियर हो गई एकदम, ठीक है, कि भाई जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास रूट के अंदर माइनस आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आसान से समाधान है इसका भाई कि रूट के अंदर 4 रखो और रूट के अंदर -1 रखो, तो ये आपको कैसे देगा, 2 आयोटा। √(-1) की वैल्यू हमने क्या लिया, आयोटा लिया, तो अभी हमारे पास ये √(-4) की वैल्यू कैसे दिखेगा आपको, 2 आयोटा दिखेगा। बात एकदम आसान है, मतलब सिंपल सी बात है कि ये अब रियल कभी दुनिया में हो ही नहीं सकता, ये कैसा होगा, हमेशा इमेजिनरी होगा, जिसका साइन आपको आयोटा दे रहा है। तो इमेजिनरी का साइन ही आपका आयोटा है, चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आयोटा ही आपको इमेजिनरी के बारे में बताएगा आपको, ठीक है। अगर आयोटा नहीं हुआ तो रियल होगा, और आयोटा अगर हुआ तो इमेजिनरी होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो यहीं से आपके पास देखिए, ये जो आपके पास पूरा का पूरा जो वैल्यू है, आप देखिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में मिलेगा, आपको देखिए कैसे मिलेगा, x इक्वल टू आपका -b/2a और प्लस माइनस अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका √(d/2a इंटू आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका रियल, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, और ये वाला पार्ट हो गया आपका इमेजिनरी, ठीक है। तो यहीं से शुरू हुआ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप जनरल इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका पोर्शन जो आपका d लेस देन 0 था, इसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, जनरेट किया।
ठीक है, क्लियर है। तो क्लास इसको नोट कर लीजिए अच्छे से नोट्स पे, ठीक है। तो इसका जो जनरल नोटेशन जो रहा वो कुछ ऐसा था, कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, जहाँ पर आपका पहला वाला जो है वो आपका रियल पार्ट है और जो सेकंड वाला है वो आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है आपका। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बताया आपको कि भाई आयोटा जो है सिर्फ डिनोट कर रहा है कि ये वाला सेकंड वाला जो पार्ट है वो आपका इमेजिनरी है, बट इसके अंदर जो a है वो तो आपका रियल है ना, रियल नंबर है आपके, और b भी आपके रियल नंबर है। मतलब आप ये बोल सकते हो a एंड b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्लास? ये दोनों के दोनों ही रियल नंबर होंगे, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आकर के पार्ट में बदल जाते हैं कि एक पार्ट होता है आपका रियल जिसके अंदर आयोटा, जिसके पास आयोटा नहीं होता है, और जिसके पास आयोटा होगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्लास, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगर हम ऐसे भी देखा जाए तो अगर a को अगर बोले तो रिप्रेजेंट करने के लिए अगर बोला जाए तो कैसे करेंगे अपन, a इज़ द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, हो गया ये सबका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आयोटा के बारे में। जैसे हमने आयोटा के बारे में अभी पढ़ा है ना, आयोटा क्या होता है, आयोटा बेसिकली क्या होता है, √(-1) होता है, ठीक है। तो इसी के इंटीग्रल पावर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब जब आयोटा की बात आई रही तो थोड़ा इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या होता है देखते हैं जरा, ठीक है। आपको पता है यार कि आयोटा जो होता है इसकी वैल्यू होती है √(1 में -1 होती है। क्लियर बात, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मिलेगा -1, ठीक है। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ये मेरे को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा हो जाएगी, ठीक है। आयोटा 4 की अगर बात करूँ तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, बात क्लियर है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू आपके माइनस आयोटा, और आपके पास आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगा आपका। क्लियर है बात इतना, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ तक सबको क्लियर है क्लास, ठीक है, कोई डाउट इसमें? देखिए सिंपल सा काम है, कुछ नहीं। आयोटा स्क्वायर मतलब क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। अब एक आयोटा की वैल्यू √(-1) है तो दूसरे वाले की भी वैल्यू √(-1) होगी, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब में आपके पास 2 पार्ट में टूटेगा ये, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा विच इज़ माइनस आयोटा, एंड आयोटा पावर 4 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दूसरे की भी -1, दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, +1 हो जाएंगे। बात क्लियर है क्लास, ठीक है। अब देखिए ज़रा आगे का थोड़ा सा काम क्या है आपका। तो अगर मैं इसमें और आगे जाऊँ, जैसे आयोटा पावर 5 में जाऊँ, तो आयोटा पावर 4+1 इसको लिख सकते हैं अपन, है ना। अगर अपन 4 से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 4+1, ठीक है। तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, तो ये कुल मिला के आयोटा हो जाएगा। अगर मैं आयोटा पावर 6 की बात करूँ तो आयोटा पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो आयोटा पावर 4 तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा, तो कुल मिला के -1 हो गया। आयोटा पावर 7 की बात करें तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3, तो ये कुल मिला के आयोटा पावर 4 तो 1 हो जाता है, आयोटा पावर 3 की वैल्यू आपका माइनस आयोटा हो जाएगा। मतलब देखिए आप रिपीट हो रहा है यहाँ से, है ना। जैसे ही आप क्या होता है, आप 4 से जब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो जब आप 4 से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है कि फिर से रिपीट कर रहे हैं। 5 में आप अगर आप जाते हो तो वापस आयोटा शुरू से फिर वापस आ जाएगा, आयोटा, देन आपका फिर से आपका -1, देन फिर से आपका माइनस आयोटा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो अब इसमें, ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। आगे इसके आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो इससे एक बात हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि एवरी आयोटा विच इज हैविंग पावर ऑफ 4 मल्टीपल, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1।
आपने देखा आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ना, आप आयोटा पावर 8 की बात भी करेंगे तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर। तो आयोटा पावर 4m इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर आयोटा पावर 4m प्लस 1 अगर बोलेंगे तो आयोटा पावर 4m इंटू आयोटा, मतलब आपका आयोटा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आयोटा पावर 4m प्लस 2 करेंगे तो आपका माइनस होना जाएगा, और नेक्स्ट आपका आयोटा पावर 4m प्लस 3 करेंगे तो फिर से आपका माइनस आयोटा आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। 4 मल्टीपल वाले में आपका 1 आएगा, अगर उससे एक ऐड हो गया तो आयोटा, दूसरा ऐड हुआ तो -1, और तीसरा अगर ऐड हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है, 4m से एक्स्ट्रा जो ऐड हो गए उनके लिए आपके पास वैल्यू माइनस आयोटा मिलेगा, ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है। तो अगर हम इनको देखें तो आयोटा पावर 4m प्लस 1, 4m प्लस 2 एंड 4m प्लस 3, अगर इन सबको अगर देखा जाए तो 0 आ जाएगा वैल्यू। देखिए 1, ठीक है, उसके बाद आपका आयोटा, देन आपका -1, और देन आपका क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इन सब की जो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 0 मिलेगी आपको, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको इतना। तो नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा काम था। आपको पता चला कि 4 मल्टीपल वाली की वैल्यू 1 हो रही है, अगर एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिए तो आयोटा हो जाएगा, अगर 2 ऐड किए, देखिए ना जैसे यहाँ पे है ना 5 आया तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड है 4 के बाद, इसमें 4 के बाद 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए, 7 वाले में 3 एक्स्ट्रा ऐड हुए, तो 3 जब एक्स्ट्रा ऐड हुए तो आयोटा पावर 3, तो उसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है। अगर आप इन चारों का अगर आप क्या करते हो, अगर ऐड करते हो, एडिशन करते हो, तो इसकी जो वैल्यू मिलती है आपको 0 मिलती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, आयोटा की। क्लियर है बात सबको, समझ में आ रही क्लास, कोई दिक्कत इसमें। तो हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने वाले हैं अभी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लिए सभी, नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से इसको। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं अपन, इवेल्युएट आयोटा पावर 457 बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि कोई भी आयोटा में अगर 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको बस क्या करना है कि भाई इसको 4 के मल्टीपल में पहले आपको तोड़ लेना है, ठीक है। 457 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 1, ठीक है, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4 और इतना, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो आयोटा पावर ये हो जाएगा 4 इंटू 116 और प्लस 1, 456 आएगा यहाँ पे, है ना, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 457 आ जाएगा, है ना, ठीक है, 456 प्लस 1 इक्वल टू 457। अब देखिए 4 मल्टीपल आयोटा पावर 4m प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आयोटा होती है, दिख रहा है आपको। सो आंसर इज आयोटा। क्लियर बात है। 4 के मल्टीपल के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आना है बस। अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आया तो 1, अगर एक्स्ट्रा एक वैल्यू भी आ गया तो आयोटा, अगर एक्स्ट्रा 2 वैल्यू आ गया तो -1, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। आप इसको चाहो तो तोड़ सकते हो ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो चाहे तो आप इसको एक और सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, और इसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी, तो 1 इंटू आयोटा भी क्या हो मिलेगा आपको, 1 आयोटा ही मिलेगा आपको। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ठीक, तो ये हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे आपको दिया गया है आयोटा पावर 528, ठीक है, तो आयोटा पावर 528 को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए ज़रा, फिर से बताया ना कि 528 को आप 4 से डिवाइड करेंगे रफली, है ना, तो ये आपका कंप्लीट मल्टीपल आ रहा है ना, आयोटा पावर 4 इंटू 1, ठीक है, इतना आ रहा है आपको। क्लियर बात, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। 4 के मल्टीपल में अगर आप आयोटा को देखें तो वैल्यू कितना मिलता है आपको, 1 मिलता है। सिंपल है क्लास, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अपन 1 अपॉन आयोटा पावर 58, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए ये 1 अपॉन में है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि क्या होगा। ये 1 अपॉन में आ रहा है आपका, है ना, ठीक है। तो 1 अपॉन में आयोटा 58, तो 4 इंटू 14 और इंटू क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर बात, ठीक है, समझ में आ रहा है। +2 भी बोल सकते हैं इसको आप, जगह तो ठीक।
तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, जब 2 एक्स्ट्रा ऐड होता है तो आपको क्या मिलता है, -1 मिलता है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर 1 एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो 1 आयोटा, सेकंड अगर एक्स्ट्रा ऐड हुआ, 2 अगर एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो -1, 3 अगर एक्स्ट्रा ऐड हुआ आयोटा तो आपको माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है क्लास, कोई दिक्कत इसमें? आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं इससे रिलेटेड, कुछ होमवर्क है आपको लिख कर लेकर के आना है। आयोटा पावर 64, आयोटा पावर 729, 1 अपॉन आयोटा पावर 823, 9 एंड आयोटा पावर 237। ठीक है क्लास, तो ये आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में करके लाना है आपको। ठीक है, और जो भी अगर डाउट्स होते हैं तो इसके मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।